हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड सेशन ले रहे हैं। दैट इज़ कुछ चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कुछ चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले कल हमने क्या क्या डिस्कस करा था। कल हमने 3 टाइप के डिसीजंस डिस्कस करे थे जो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहला था इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटरी डिसीजन, फिर दूसरा हमने पढ़ा था फाइनेंस डिसीजन, फिर तीसरा हमने पढ़ा था डिविडेंड डिसीजन, जिसमें मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उस पर दो चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, डैट इज़ वर्किंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था फाइनेंस डिसीजन मैंने तुम लोगों को बताया था कि फाइनेंस पे दो चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, डैट इज़ डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट और इक्विटी मतलब या तो उसे खुद अपने पास से पैसा लगाना है, ठीक है, तो वो इक्विटी होगा डेप्ट, या फिर वो कहीं से पैसे लेगा मतलब लोन के वे में पैसा लगाएगा तो उसे डेप्ट बोलेंगे। ठीक है। अगला हो गया डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन जो हमारा रिलेटेड होगा वो डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग से होगा। ठीक है। अब या तो वो अपने बिजनेस में पैसा डिविडेंड के थ्रू देगा, ठीक है, अब या तो वो अपने बिजनेस में डिविडेंड देगा प्रॉफिट होने पे, या फिर उस पैसे को थोड़ा सा रिटेन कर लेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या ग्रोथ के लिए। ठीक है। इनके जो जो फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं इन सब चीज़ों पे कल हमने वो भी पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग भी पढ़ लिया था। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ meant by capital structure, explain the factors which affect the capital structure of a company। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन से फैक्टर्स कैपिटल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक। अब देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हमें कितना पैसा लोन के वे में लेना है और कितना पैसा हमें अपना लगाना है। ठीक है। used for the operation of a business, capital structure of a business affect the profitability and financial risk। ठीक है। सो द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर वन विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर, जो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों का कैसा होना चाहिए, जो आपके जो इक्विटी शेयर्स है उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करें, मतलब आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी हो कि जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है आपके साथ साथ उन्हें भी प्रॉफिट हो और आपके शेयर होल्डर्स को भी अच्छे खासे पैसे मिले और आपके जो शेयर लिस्ट हुए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उनकी भी वैल्यू बढ़े। अब देखो, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है जो कि होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी। ऐसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालते हैं। मतलब डेप्थ मतलब कितना पैसा तुम्हारा लिया हुआ है, ठीक है, और इक्विटी मतलब कितना पैसा तुमने अपने पास से लगाया हुआ है। तो इसको तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। अगला देखो, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। एक तो देखो, कुछ कुछ चीज़ें तो ना हर एक में सेम है, कुछ कुछ फैक्टर्स जैसे कि कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, और आगे देखो कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट, फ्लेक्सिबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये तो ऐसे पाँच छः पॉइंट्स हैं जो हर डिसीजन में या फिर हर फाइनेंशियल प्लानिंग में या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है, एक मिनट दो बस मुझे। हाँ, अब देखो कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है। इन कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज स्ट्रॉन्गर देन इट वुड बी बेनिफिशियल टू रेज फंड्स बाय डेप्थ लोन फाइनेंसिंग, बट इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश। ये मैंने तुम लोगों को कल भी पढ़ाए थे सारे के सारे फैक्टर्स, बस अब यही फैक्टर्स एक दूसरे टॉपिक में है तो मैं तुम लोगों को दोबारा से पढ़ा रही हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत है, बट ठीक है चलो कोई बात, पढ़ा देती हूँ, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँगी थोड़ा सा। देखो, कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें लगता है तुम्हें अच्छे खासे बेनिफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, तो तुम लोन ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास है, इतनी पोजीशन अच्छी है तुम्हारी कि तुम लोग पैसे रीपेमेंट कर सको। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर तुम अपने पास से ही पैसे लगाओ, कभी पता चले कि तुम्हारे पास लोन रीपेमेंट के पैसे ही ना बचे। ठीक है। अब अगला देखो, कॉस्ट। If a firm can arrange borrowed fund at lower rate of interest, then it would be beneficial to select debt financing।
एज कम्पेयर टू इक्विटी। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि तुम्हें एक बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू तुम्हें कम रेट पे लोन मिल रहा है तो तुम लोन ले लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि लोन बहुत ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, मतलब ऐसे 15-16% जा रहा है, तो फिर भैया तुम अपने पास से पैसा लगाओ। अगला देखो रिस्क। अब रिस्क में क्या है, रिस्क इज ऑल्सो डिफरेंट मोर और लेस इन एवरी सोर्स लाइक डेप्थ और इक्विटी। सो इफ अ बिजनेस ऑफ अ कंपनी is low, then it can raise more capital by debt securities, whereas if the high risk is there, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिजनेस में जो रिस्क है वो कम है, मतलब इन शॉर्ट वही है, अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो तुम एक बारी के लिए लोन ले सकते हो अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मतलब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो फिर मत लो लोन, फिर अपना पैसे लगाओ। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। ठीक है, जो भी हमें शेयर इशू करने में, डिबेंचर्स इशू करने में जो भी हमें पैसे लगते हैं, ठीक है, या फिर लोन्स वगैरह लेने में हमें जो भी पैसे लगते हैं उसको ही फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कमीशन टू ब्रोकर्स, एक्सपेंसेस और प्रोस्पेक्टर्स आर द मोस्ट कॉमन एक्सपेंस। ऑन द अदर हैंड अरेंजमेंट ऑफ लोन इज नॉट अ कॉस्टली सोर्स। ठीक है, अब देखो, तुम पहले तो शेयर्स इशू करोगे अपनी कंपनी के, ठीक है, फिर तुम लोगों को एडवर्टीजमेंट करोगे अपने शेयर्स की, फिर तुम प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, ठीक है, तुम एक ब्रोकर हायर करोगे जिसके थ्रू तुम अपनी कंपनी के शेयर सेल करोगे। तो इन सब चीज़ों में इक्विटी में, ये सब तुम इक्विटी में कर रहे हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर कमीशन लेता है, अच्छा खासा कमीशन लेता है ब्रोकर। अगर कोई ब्रोकर तुम्हारी कंपनी के शेयर किसी इंसान को सजेस्ट करेगा तो वो ना दोनों तरफ से कमीशन खाएगा, वो तुमसे भी कमीशन खाएगा और उस इंसान से भी कमीशन खाएगा। ठीक है, तुम अपनी कंपनी को एडवर्टीज़ कर रहे हो, लोगों की नज़रों में ला रहे हो तुम अपनी कंपनी को, उस पर भी तुम खर्चा करोगे। अब क्या हुआ, तुम प्रोस्पेक्टस बना रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव से प्रोस्पेक्टस बना रहे हो तुम, उस पर भी खर्चा लगेगा तुम्हारा। तो इक्विटी शेयर में ये सारे खर्चे आ जाते हैं, जबकि लोन लेने में कुछ इतने खर्चे नहीं आते। लोन लेने में तो खर्चा ही नहीं आता, बस क्या है, तुम कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ बैंक को और बैंक तुम्हें लोन प्रोवाइड कर देगी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम्हें लोन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखो अगला, कंट्रोल कंसिडरेशन। ये वही है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पूरी की पूरी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है तो तुम लोन ले सकते हो, क्योंकि तुम लोन लोगे तो बैंक सिर्फ तुम्हारी कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ चेक करेगा। ठीक है, लेकिन कंपनी का कंट्रोल तो एट लास्ट तुम्हारे हाथ में होगा ना। लेकिन इक्विटी वाले में अगर तुम अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हो, जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए इनवाइट कर रहे हो तुम, तो भैया फिर तुम्हारी जो कंपनी की जनरल मीटिंग होगी या कोई भी चीज़ होगी उसमें फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स बैठेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वहाँ पर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे अकेले के हाथ में नहीं रहेगा, वहाँ पर तुम्हारा कंट्रोल बट जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल कंसिडरेशन में यही है, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो तो फिर तुम डेप्थ के लिए जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कंपनी का कंट्रोल बांटना चाहते हो तुम इतने अच्छे, इतने एक्सट्रोवर्ट हो, तुम फ्रेंडली हो, तो फिर तुम इक्विटी के लिए जाओ। अगला देखो, स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब देखो, जब बूम आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो उस टाइम पे तुम्हारा लोन जो होगा ना तुम रीपेमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर सपोज करो डिप्रेशन आ गया जहाँ पर लोगों ने अपने पैसे ही लगाने बंद कर दिए स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ से तुम्हारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो अगर उस केस में तुम लोगे लोन तो फिर तुम कैसे रीपेमेंट करोगे। तो इसका मतलब सादा सा सिंपल सा मतलब यही है स्टॉक मार्केट की कंडीशन। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट में बूम है, कि लोग आएंगे पैसे लगाने, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो तुम चले जाओ डेप्ट की तरफ, कि तुम पैसा रीपेमेंट कर दोगे, लोन का रीपेमेंट कर दोगे। लेकिन वहीं पर अगर डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे लोग पैसा नहीं लगा रहे, मार्केट वैल्यू गिर रही है, तो वहाँ पर फिर तुम लोग आ जाओ इधर इक्विटी में, फिर अपने पास से पैसे लगा लो। अगला देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब तुम्हें एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है,
देखो इसमें पढ़ो ज़रा एक बार, क्या है मैं भूल गई. इफ़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर कंपनी इज़ लो देन बोरोड विल बी रिस्की बिकॉज इंटरेस्ट इज पेड ऑन द फिक्स रेट. अच्छा ठीक है, अगर जो कंपनी का तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि सपोज करो तुमने 1,00,000 रुपये लगाए और तुम्हें 10% का रिटर्न आ रहा है, तो ठीक है तुम्हारे लिए. लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कम है, जैसे कि 2-3% हो गया, रिटर्न में तुम लगा 1,00,000 रुपये रहे हो, लेकिन रिटर्न में तुम्हारे सिर्फ 2-3% ही आ रहे हैं, मतलब 10-20 हज़ार रुपये ही आ रहे हैं. ठीक है, तो फिर अगर तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन हाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो तुम लोग डेप्ट के लिए जाओ. लेकिन अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है तो तुम बोरोड के लिए जाओ, क्योंकि डेप्ट के लिए अगर तुम जाते हो तो तुम्हें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक को देनी पड़ेगी एज एन EMI. ठीक है, अगला देखो टैक्स रेट. अगर तुम्हें हायर टैक्स रेट अट्रैक्ट्स बोरोइंग बिकॉज इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस एंड इज चार्ज्ड अगेंस्ट profit. So high tax rate means preference of debt, whereas low tax rate means preference of equity. ठीक है, अब देखो मैं ना तुमको एक बहुत ही सादा सिंपल सा एक सीन समझाती हूँ. अगर तुमने बैंक से लोन लिया हुआ है, उस पर तुम्हारा इंटरेस्ट जा रहा है, तो तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि ये बात बैंक भी समझती है, ये बात गवर्नमेंट भी समझती है कि इस इंसान ने लोन लिया हुआ है तो ये इधर इंटरेस्ट भी दे रहा है और ये मुझे टैक्स भी देगा. अगर तुमने कभी भी लोन लिया हुआ है और तुम टैक्स दे रहे हो तो तुम्हारा टैक्स कम जाएगा एज कंपेयर टू उस इंसान के जिसने लोन नहीं लिया हुआ. ठीक है, तो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डेप्थ के लिए चले जाओ. ठीक है, अगर टैक्स रेट कम है तो प्रेफरेंस के लिए चले जाओ. ये एक बहुत लॉजिकल बात है, मतलब लॉजिकल नहीं, मतलब बहुत कम लोगों को पता होती है ये चीज़ें. मैंने लॉ पढ़ी हुई है, इन सब चीज़ों में मैं बहुत डिटेल में गई हुई हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है इन सब चीज़ों का. खैर, अब चलो आगे चलते हैं, बहुत तारीफ हो गई. फ्लेक्सिबिलिटी. For the adequate composition of debt or equity, the factor flexibility should also be considered in mind, because if a firm take excess debt, it restricts the firm's capacity to borrow further. So a good financial structure should be flexible enough to scope for expansion. अब देखो ऐसा होगा कि जैसे सपोज करो तुमने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन ले लिया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट से तुम्हें रिटर्न अच्छा नहीं मिला. अब दूसरा प्रोजेक्ट आया, तुम्हें लगा कि यार इस प्रोजेक्ट में तो ना हम फाड़ देंगे. ठीक है, बट अब क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट से भी तुम्हें जितना तुम्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो नहीं मिला. ठीक है, अब तुमने और लोन ले लिया था उस प्रोजेक्ट के लिए भी. अब आया प्रोजेक्ट C. प्रोजेक्ट तुम लोगों के लिए प्रोजेक्ट B तक तुम्हारे ऊपर इतना लोन चढ़ चुका था, लेकिन तुम्हारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा था. तो अब प्रोजेक्ट C जो तुम्हें शायद एक्चुअल रिटर्न दे सकता, तुम्हारी कंपनी को एक्चुअल ग्रोथ दे सकता, एक्चुअल एक्सपेंशन दे सकता, उसमें तुम्हें लोन देने के लिए कोई बैंक तैयार ही नहीं है, क्योंकि बैंक तुम्हें कह रहा है कि पहले प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B का लोन तो रीपे कर दे, उसके बाद ही तो मैं तुझे C के लिए लोन दूंगा. तो अपने ऊपर इतना लोन नहीं चढ़ाना कि आगे के लिए तुम आगे के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसे ही ना बचे. ठीक है, अगला देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ये तो हमें पता ही है कि कंपनी एक्ट और सेबी ही इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों की रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं. अगला देखो fixing operating cost. If a business has high fixed operating cost, then shareholders should be preferred. On the other hand, if fixed operating cost is less, then borrowed must be preferred. अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर तुम इक्विटी की साइड जाओ, अपना पैसे लगा के खुद खर्चा करो. और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो फिर तुम बोरोड ले सकते हो. अब अगला देखो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज. अब इसमें देखो इसमें क्या है, सम कंपनी फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स. ठीक है, but a finance manager should not follow the ready-made structure blindly. He should see the financial risk of debt and equity. अब देखो ऐसा होता है, जैसे कि सपोज करो एक कंपनी A है, एक कंपनी B है, तुम्हारी कंपनी B है और ये है कंपनी A. ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी ए ने अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन है ये इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से बनाए हुए हैं. ठीक है,
और क्या हुआ, अगर कंपनी ए ने ये लिखा हुआ है कि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें हम 2 से 3 लाख का पैकेज देंगे, तो ये 2 से 3 लाख का ही पैकेज देते हैं, ठीक है। या फिर अगर इन्होंने बोला है कि हम अपनी नए प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, हमारे पास जो काम है हम सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारी कंपनी है, डैट इज़ कंपनी बी, वो भी यही सेम काम करेगी कि फ्रेशर्स को 2 से 2.5 लाख का ही पैकेज देगी। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ज़्यादा डिजर्विंग है तो उसे ज़्यादा दे दो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई कम डिजर्विंग है तो कम दे दो, ठीक है। या फिर अगर कंपनी ए ने ये रूल बनाए हुए हैं कि हम लोग नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कंपनी भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगी। तुम्हें अपनी कंपनी के डेप्ट और इक्विटी के हिसाब से चलना है कि तुम्हारे पास कितनी बोरोइंग्स है, कितना तुम्हारे पास अपना पैसा है, कि तुम्हें जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट है तुमने उस पर कैसे पैसा लगाना है, उस पर कैसे हर प्रोजेक्ट से कैसे तुम्हें अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन करनी है, ठीक है। इसका मतलब यही था। कोई रेडीमेड सॉल्यूशन तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें अपनी कंपनी के हिसाब से एनालाइज करके चीज़ें करनी है, ठीक है। अब अगला देखो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है, DSCR क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा डिप्रेशन देने के बाद, सॉरी डिप्रेशन नहीं, सॉरी डेप्रीसिएशन मतलब वही तुम्हारी जो एसेट्स कम होती हैं, मशीन तुम्हारी बहुत पुरानी हो गई, यूज़ हो रही है बहुत सारे सालों के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, जो भी तुमने लोन वगैरह लिया था उसका इंटरेस्ट लेने के बाद, और टैक्स देने के बाद अपॉन टोटल इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा DSCR का फॉर्मूला। अब देखो DSCR होता क्या है, इफ DSCR इज हाई देन कंपनी कैन हैव मोर डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, एज हाई DSCR इंडिकेट्स द एबिलिटी टू रीपे द डेप्ट। अगर तुम्हारा DSCR ज़्यादा है तो फिर तुम ज़्यादा लोन ले सकते हो, अगर तुम्हारा DSCR कम है तो तुम कम लोन ले सकते हो, ठीक है। DSCR का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन, जो तुम्हारा प्रॉफिट बचता है डेप्रीसिएशन, बैंक का लोन और टैक्स देने के बाद, ठीक है, उसका अपॉन में करेंगे हम तुम्हारा जो टोटल बैंक का इंटरेस्ट है और जो तुम्हें डिविडेंड देना है लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा DSCR। अगर तुम्हारा DSCR ज़्यादा है, ठीक है, तो तुम लोन ले सकते हो, तो तुम्हारे पास एबिलिटी है लोन रीपेमेंट की, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, DSCR इज हायर देन कंपनी कैन हैव मोर डेप्ट, ठीक है, क्योंकि उसके पास पेमेंट करने की गुंजाइश है। अगर DSCR तुम्हारा लो है तो फिर तुम्हें लोन अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक्सप्लेन फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, और डिफाइन कैपिटल बजटिंग एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग। फिक्स्ड कैपिटल को कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल क्या हो गई, जैसे कि हमारी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, एसेट्स हो गई हमारी, ठीक है, वो सब हो गई हमारी फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल बजटिंग इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, ठीक है। ज़्यादा बड़ी चीज़ों में ज़्यादा बड़े टाइम तक किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने को कैपिटल बजटिंग या फिर फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ असेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फॉर एग्जांपल परचेजिंग ऑफ लैंड, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एक्सेट्रा। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज कैपिटल बजटिंग, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, अगर तुम्हारा बिजनेस बड़ा है, मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस का जो साइज़ है वो बड़ा है, जैसे नेचर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम लाइक स्टील बनाने का या क्या बोलते हो उसे, मशीन बनाने का बिजनेस कर रहे हो, लैपटॉप्स बनाने का बिजनेस कर रहे हो, मतलब तुम्हें ज़्यादा मशीनें लगेंगी, तुम्हें ज़्यादा कैपिटल लगेगी, तुम्हें ज़्यादा लैंड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही लिखा है, यही लिखता है, ठीक है। देखो, need of fixed capital depends upon the business nature of business. In case of manufacturing business more fixed capital is required, ठीक है। if
एंड इफ़ द बिजनेस इज़ ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस लेस फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि सपोज करो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ किसी चीज़ की, तो मुझे ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, मुझे ज़्यादा एसेट्स लगेंगी, ज़्यादा लैंड लगेगा। वहीं पर अगर मैं एक दुकान खोल कर बैठी हूँ तो मुझे कम फिक्स्ड कैपिटल लगेगी। मतलब एक छोटी सी जगह मैंने ऑक्यूपाई कर ली या मैंने रेंट पे ले ली, तो उसमें मुझे कम फिक्स्ड कैपिटल लगेगी। ठीक है, अगला देखो स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब ये देखो, इफ़ अ कंपनी ऑपरेट्स at a large scale, it requires more fixed capital for the purchase of land, plant, building, and infrastructure. But if the company is operating a small scale of business, इट रिक्वायर्स लेस फिक्स कैपिटल। जैसे कि अभी देखो ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाला ही था एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, क्योंकि उसमें हम लैंड परचेज करेंगे, प्लांट परचेज करेंगे या बिल्डिंग परचेज करेंगे, मशीन परचेज करेंगे। और ट्रेडिंग बिजनेस में मुझे कम फिक्स कैपिटल लगेगी, क्योंकि मुझे कुछ छोटा छोटा सा सामान होता है, थोड़ा सा फर्नीचर डाल दिया, थोड़ा सा अपना सामान माल डाल दिया और खोल ली दुकान। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगला है चॉइस ऑफ टेक्निक। अब तुम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। अब ये देखो, इफ़ मॉडर्न एंड ऑटोमेटिक मशीन्स आर यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन द लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड इफ प्रोडक्शन इज डन बाय मैनुअल मशीन्स देन लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यहीं पर अगर मैं तुम्हारी बात करूँ कि मॉडर्न और ऑटोमेटिक टेक्निक्स तुम्हें यूज़ करनी है तो तुम्हें ज़्यादा पैसे लगेंगे। अब जैसे मैं अगर तुम्हारा डेली रूटीन का ही एग्जांपल ले लूँ, मैं तुम्हारी मशीन का एग्जांपल ले लूँ, वॉशिंग मशीन जिसमें तुम्हारी मम्मी कपड़े धोती है। ऑटोमेटिक मशीन महंगी आती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल मशीन्स या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो यही बोल रहा है, जिस तरीके की तुम टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उसी हिसाब से तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे ज़्यादा पैसे लगेंगे, मैनुअल ही चीज़ें करोगे या नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे कम पैसे लगेंगे। अगला देखो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। दोज इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लाइक कंप्यूटर इंडस्ट्री, कैफे इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब क्या होगा, प्रिंटर्स आ गए, ठीक है, तरह तरह के प्रिंटर। अब उसे ब्लैक एंड वाइट वाला प्रिंटर भी लेना है, उसे वो वाला कलर वाला प्रिंटर भी लेना है। ठीक है, उसे 10 तरीके की मशीन रखनी पड़ती है अपनी दुकान में। प्रिंटर और फोटोस्टेट वाली मशीन, लैपटॉप, स्पाइरल बाइंडिंग वाली मशीन या फिर लैमिनेशन वाली मशीन। तो इनमें टेक्नोलॉजी उसे अपग्रेड करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। ठीक है, या फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री हो गई, कंप्यूटर इंडस्ट्री नए नए पार्ट्स बना रही है, नई नई चीज़ें कर रही है, तो इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी। बट इफ़ द टेक्नोलॉजी चेंजेस स्लो देन फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। लाइक शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्लो होता है, क्योंकि सालों सालों वही मशीन्स, वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, अगला देखो, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। इफ बिजनेस एक्टिविटीज आर स्प्रेड आउट ऑफ अ लार्ज स्केल देन मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर तुम्हारी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अब देखो, अगर तुम्हारी जैसे कि सपोज करो मेरी कोचिंग सेंटर की ब्रांचेस खुली हुई हैं शहरों में, तो मुझे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है। वहीं अगर मैंने सिर्फ एक ही शहर में ब्रांच खोल कर बैठी हूँ, मैं एक ही शहर में सिर्फ अपना कोचिंग सेंटर खोल के बैठी हूँ, कोई ग्रोथ नहीं है, नहीं खुल रही है, इतनी अच्छा नहीं पढ़ाती मैं, खैर पढ़ाती अच्छा हूँ, माइंड मत करना। तो लेस फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, ग्रोथ अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, ग्रोथ अगर आपकी कम है तो कम फिक्स कैपिटल लगेगी। अगला देखो, डाइवर्सिफिकेशन। इफ़ अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 1 or 2 प्रोडक्ट देन लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, वेयर एज इफ अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ बिग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देन मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब देखो, जैसे कि सपोज करो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो सिर्फ बनाती है बॉटल्स और प्लास्टिक के कंटेनर्स, तो उसको लगेगी कम फिक्स कैपिटल। वहीं पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो बना रही है बैग भी बना रही है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ चेयर्स भी बना रही है, टेबल भी बना रही है और बॉटल्स भी बना रही है, प्लेट्स भी बना रही है, मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है। तो उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि प्लास्टिक की चेयर बनाने के लिए एक अलग मशीन चाहिए, टेबल बनाने के लिए एक अलग मशीन चाहिए, बैग बनाने के लिए एक अलग मशीन चाहिए। तो जितने तरीके के प्रोडक्ट बनाओगे ना, उतने तरीके की मशीनें चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगर एक या दो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिक्स कैपिटल कम लगेगी, वहीं अगर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, वैरायटी दे रहे हैं प्रोडक्ट में, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी।
अब अगला देखो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब ये क्या होता है, इफ फिक्स कैपिटल आर यूजुअली अवेलेबल ऑन रेंट और लीज देन लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि मैंने रेंट पे दुकान लेकर मैं खोल कर बैठ गई तो मुझे लेस फिक्स कैपिटल लगेगी, क्योंकि मुझे उस दुकान में सिर्फ अपना फर्नीचर ही तो डालना है और शिफ्ट हो जाना है। हाँ, अगर मैं अपनी खुद चीज़ खरीद रही हूँ, बट इफ दीज एसेट्स हैव टू बी परचेज देन मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगला देखो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स। इफ अ कंपनी प्रिफर्स कोलैबोरेशन देन लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बट इफ अ कंपनी इज थिंकिंग ऑन इंडिपेंडेंट बेसिस देन, अगर कंपनी चाहती है कि मैं किसी के साथ कोलैब कर लूँ या फिर कोई जॉइंट वेंचर बना लूँ, जब दो कंपनी मिलकर एक वेंचर बनाती हैं तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। एक नई कंपनी बनाती है उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी चाहती है कि दो कंपनी मिलकर मर्ज हो जाए, ठीक है, जैसे कि था पहले कौन सी थी, मारुति और सुजुकी। ठीक है, तो मारुति और सुजुकी एक जॉइंट वेंचर था। ठीक है, अब मारुति अलग हो गई, सुजुकी अलग हो गई। ठीक है, पहले तो अगर ये दोनों पहले एक थी, ठीक है, मतलब इन लोगों को कम फिक्स कैपिटल लगती थी। अब मारुति अलग हो गई, सुजुकी अलग हो गई, अब ये दोनों एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन गई, तो अब इन लोगों को ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है वैसे मैंने तुम लोगों को। मैं एक बार तुम्हें दोबारा से समझा देती हूँ। अगर कोई दो कंपनी आपस में मिलके कोई काम करती हैं तो हमें फिक्स कैपिटल कम लगती है, लेकिन अगर कोई दो कंपनी अलग अलग होके इंडिपेंडेंट होके काम करती है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ तो मारुति सुजुकी, पहले मारुति सुजुकी एक थी, मतलब मारुति सुजुकी एक जॉइंट वेंचर थी, मतलब इनको पहले कम फिक्स कैपिटल लगती थी। अब मारुति अलग हो गई, सुजुकी अलग हो गई, मतलब इन दोनों को अब अलग अलग यूनिट हो गई, अब इंडिपेंडेंट यूनिट हो गई, तो अब दोनों को ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगती है। समझ गए बात। अब अगला देखो, अगला है हमारा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, और एक ही वर्किंग कैपिटल का ये और देखो, तुम इस तरीके से भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है वो वर्किंग कैपिटल में। यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव आस्क्ड यू टू डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एक्सप्लेन व्हाट फैक्टर्स यू वुड कंसिडर व्हाइल डूइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं लिख कर लाई, ऐसे सीधे कभी कभी सीधे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड में, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ तुम्हारे लिए, उन्हें कृपया करके ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे छाप देती हूँ, तो नहीं, मैं अपना बहुत दिमाग लगाती हूँ इन नोट्स को बनाने में। ठीक है, अब देखो ज़रा, तो अब देखो ज़रा वर्किंग कैपिटल होता क्या है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, फिक्स कैपिटल मतलब जब हमें पैसा चाहिए होता है बड़े बड़े एक्सपेंसेस करने के लिए, जैसे लैंड खरीदने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, और वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होती है जब हमें छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर को वेजेस देनी है, ठीक है, या फिर एक तुमने वो खरीद ली, लेबर्स के लिए पानी की बोतल खरीद ली तुमने, बॉटल खरीद ली तुमने, ठीक है, तो उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आओ ज़रा देखो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन इन्होंने क्या लिखी हुई है। इन्होंने लिखा है वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज रॉ मटेरियल एज वेल एज टू कैरी आउट रूटीन एक्सपेंसेस। जो रूटीन एक्सपेंसेस में तुम खर्चा करते हो, जो रूटीन एक्सपेंसेस तुम लोग करते हो, उसको ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इट में ऑल्सो डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटीज। जब आपकी करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा हो जाए। अब देखो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। अब करेंट एसेट्स क्या होती हैं? दीज आर दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटिंग सिक्योरिटी, डिपॉजिट्स, इट्स स्टॉक एक्सेट्रा। ये तो तुम्हें पता ही होगा। करेंट लाइबिलिटीज which are payable within a period of 1 year, like bills payable, creditors, outstanding expenses, etc. अब देखो कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, इन ट्रेडिंग बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल बिगिंस विद द परचेज ऑफ गुड्स। पहले हम गुड्स परचेज करेंगे टिल द कलेक्शन ऑफ डेटर्स, जब तक हम पैसा नहीं दे देते। ठीक है, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग, ये तो होगा बिजनेस में,
सॉरी ये हो गया ट्रेडिंग में, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स टिल द कलेक्शन ऑफ डेटर्स। अगला, इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस द ऑपरेटिंग साइकिल बिगिंस विथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, पहले वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर रॉ मटेरियल को फिक्स्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उन्हें बेचेगा, सेलिंग द गुड्स एंड अंटिल पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। जिसे हमने बेचा है जब तक वो पैसे देगा हमें, ठीक है। ट्रेडिंग साइकिल में तो सिंपल है, गुड्स परचेज करे, बेच दिए, पैसा आ गया। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में क्या होगा, पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगा, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उन फिनिश्ड गुड्स को बेचेगा, फिर जब उसके पास पेमेंट आएगा डेटर्स से, ठीक है। द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ये तो हमने अगला अभी देखा है, हर बिजनेस की एक अलग ऑपरेटिंग साइकिल होती है। जैसे ट्रेडिंग की अलग है, ट्रेडिंग में वो क्या करेगा, गुड्स परचेज करेगा, बेच देगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेगा, पहले रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उन्हें बेचेगा, फिर उसके बाद जाके उसके हाथ में पैसे आएंगे, ठीक है। तो हर बिजनेस में अलग अलग। इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज लॉन्गर मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इफ शॉर्टर देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब देखो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में ऑपरेटिंग साइकिल तुम्हें कैसी लग रही है, छोटी, गुड्स खरीदे, बेच दिए, पैसे आ गए। अब इसमें तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देखो, रॉ मटेरियल खरीदे, फिर उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, फिर उन्हें बेचा, तब जाकर आई पेमेंट, तो वो भी कभी देर डेटर और भी ज़्यादा देर में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में क्या, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। अब देखो फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अब ये क्या क्या है ये भी देखते हैं, आओ। नेचर ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेसर। अभी हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल में, वाइल इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर। अगला, स्केल ऑफ ऑपरेशन, दोज एंटरप्राइज विच ऑपरेट देयर बिजनेस ऑन हायर स्केल keep big stock big amount of working capital as compared to those who operate। अगर तुम्हारा जो बिजनेस है वो बड़े स्केल पे चल रहा है तो तुम्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ऑब्वियसली तुम ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगाओगे, ज़्यादा स्टॉक रखोगे, ज़्यादा लेबर होगी तुम्हारे पास। और वहीं अगर तुम्हारा बिजनेस छोटे स्केल पर चल रहा है तो तुम्हें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब बिजनेस साइकिल देखो, ड्यूरिंग बूम पीरियड दिवाली एंड ईद, ईद है ये, एंड नहीं है, सॉरी, Eid, the market remains high, so more demand of more product, more stock is required, so as a result more working capital is required। बूम के टाइम पे याद रखना तुम्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिवाली, ईद, होली पे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब तुम्हें ज़्यादा स्टॉक चाहिए, ज़्यादा स्टॉक के लिए तुम्हें ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, मतलब तुम्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। और डिप्रेशन पीरियड में जहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा है, वो जो जून जुलाई का गंदा सा महीना नहीं चलता, वो वहाँ पे तुम्हें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगला देखो, सीजनल फैक्टर, इफ़ अ कंपनी आर प्रोड्यूसिंग सीजनल गुड्स देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड and are produced throughout the year but sold only for season, ठीक है। on the other hand if goods are sold and produced throughout the year then less working capital is required। अब मैं यहीं पे तुम्हें एग्जांपल दूँ, जैसे सर्दियों में आते हैं तरह तरह के साग, ठीक है, तो साग सिर्फ सर्दियों में आते हैं, ठीक है। साग उगते पूरे सीजन है लेकिन बिकते सिर्फ सर्दियों में है, इसीलिए साग के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पे अगर मैं तुमसे बात करूँ आलूओं की, आलू थ्रू आउट द ईयर बिकते हैं, तो इसीलिए आलूओं में उगते भी थ्रू आउट द ईयर है, बिकते भी थ्रू आउट द ईयर है, ठीक है। तो इसीलिए उनमें हमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, इफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज लॉन्ग मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ऑन द अदर हैंड इफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। कोई चीज़ है जो ज़्यादा टाइम ले रही है प्रोड्यूस होने में, ज़्यादा प्रोसेसेस के थ्रू निकलती है वो, तो उसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। वहीं पर अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है जिसमें बहुत कम प्रोडक्शन के स्टेजेस है, जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो उसमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अगला देखो, क्रेडिट अलाउड, इफ़ फिनिश गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इफ़ फिनिश गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस देन लेस वर्किंग। अगर तुम्हारे जो गुड्स हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं तुम्हारे, जैसे कि सपोज करो होल सेलर रिटेलर को बेच रहा है, ठीक है, तो मोस्टली वो लोग क्रेडिट पे बेचते हैं, ठीक है। तो
होल सेलर को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि एक तो वो माल अपना भेज रहा है, उसके बाद कब जाके उसके पैसे आएंगे, जब तक वो 4-5 बार उसकी दुकान पे जा जाके अपना पेट्रोल नहीं फूक लेगा। तो इसीलिए उसमें जब आप, हाँ, जब आप क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचते हो तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगती है। वहीं रिटेलर कस्टमर को बेच देता है, मोस्टली रिटेलर जो है वो ऑन कैश बेचते हैं ना, क्रेडिट तो नहीं बेचते, तो उनमें लेस वर्किंग कैपिटल लगती है। ठीक है, अगला देखो, क्रेडिट अवेल्ड। इफ अ कंपनी गेट्स मोर क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड इट्स सप्लायर आर गिवन शॉर्ट क्रेडिट पीरियड, देन कंपनी रिक्वायर्स मोर क्रेडिट, सॉरी, मोर वर्किंग कैपिटल। ये तो तुम खुद पढ़ लोगे यार। चलो, अगला पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इफ रॉ मटेरियल आर इजीली अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। अगर बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी कभी मिलता है, पर्टिकुलर सीजन में मिलता है, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। ठीक है, हाँ, और तुम्हें स्टोर भी करके रखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू स्टोर द मटीरियल। ठीक है, अगला देखो, लेवल ऑफ कंपटीशन। इफ ग्रेटर कंपटीशन इन द मार्केट देन द कंपनी विल हैव टू अडेप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, सो फॉर रिमेनिंग हायर इन्वेंट्री स्टॉक मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बट वहीं पर अगर तुम्हारा कंपटीशन कम है, तुम्हें लगता है हाँ ठीक है यार, चल रहा है हमारा काम, अपना क्या करना कंपटीशन करके किसी से, तो वहाँ पे तुम्हें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब देखो, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इफ देयर इज इंक्रीज और राइज इन प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विल राइज, एज अ रिजल्ट मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। बट इफ देयर इज नो इन्फ्लेमेशन देन देयर विल बी रेस्ट। अब देखो, बीच में क्या हुआ था, टमाटर बहुत महंगे हुए थे, ठीक है, टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो अब उसके प्रोडक्शन में भी तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ना, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर हो रही थी। वहीं पर अगर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, नॉर्मल रेट जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, तो वहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब अगला देखो, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी में ग्रोथ हो रही है, तुम्हारी एक्सपेंशन हो रही है, तुम्हें अपनी जो कंपनी है, जो तुम्हारी प्रोडक्शन यूनिट है, इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो तुम्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। वहीं अगर नहीं हो रही है तो कम वर्किंग कैपिटल। अगला देखो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। एफिशिएंसी, फर्स्ट चैप्टर। एफिशिएंसी मतलब सही टाइम पे बना रहे हैं, सही तरीके से बना रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके बना रहे हैं, और विद इन द कॉस्ट बना रहे हैं। तो विद इन द कॉस्ट आ गया ना, तो वहाँ पे तुम्हारी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। वहीं पर अगर उल्टे सीधे तरीके से, हाँ, भेड़ चाल चल रही है, बना रहे हैं लगे हुए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। ठीक है, अब देखो अगला, बस ये था। अब तुम लोगों का इसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, दैट इज़ ट्रेड इक्विटी। ठीक है, एक टॉपिक तुम लोगों का रहा है इसमें, ट्रेड इक्विटी। तो वो मैं अभी तुम लोगों को केस स्टडी वाला जो सेशन अपलोड करूँगी, मैं उससे पहले मैं ट्रेड इक्विटी अटैच कर दूँगी। ठीक है, तो ट्रेड इक्विटी तुम लोग उसमें से पढ़ लेना। हाँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ये टॉपिक रह गया तुम लोगों का एक, बस ये मैं उसमें अटैच कर दूंगी, ये तुम लोग उसमें से पढ़ लेना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बस ये कुछ टाइप के फैक्टर्स हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बस यही था इसमें, तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। अभी हम लोग मिलते हैं केस स्टडी वाले सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।